हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 1 जून। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू टोबैको। यहाँ पर तंबाकू से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ हाईली erosive crop that rapidly depletes soil nutrients. And second, the plant is also a major contributor to deforestation. And third, India has the world's highest number of tobacco consumers. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि टोबैको से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है आपका ये इनकरेक्ट है, जबकि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। So tobacco is the most widely recognized preventable cause of disease and death in the world, and it causes a wide range of diseases and affects those consuming it as well as those cultivating it. So after China, India has the world's highest number of tobacco consumers. So प्रथम स्थान पर चाइना है और भारत है दूसरे नंबर पर। So tobacco's deleterious influence extends beyond human health, and it is highly erosive crop that rapidly depletes soil nutrients. This requires more fertilizer to be used, which further worsens soil quality. So the plant is also a major contributor to deforestation. Up to 5.4 kg of wood is required to process 1 kg of tobacco. So the production and consumption of tobacco generates nearly 1.7 lakh tons of the waste every year in India. So इसकी वजह से डिफोरेस्टेशन की समस्या भी देखने को मिल रही है। ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि 31 मई को वर्ल्ड टोबैको डे मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड नो टोबैको डे हम कहते हैं 31 मई को, और इसको मनाने की जो शुरुआत है वो की गई है WHO के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलंबो प्रोसेस सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज। यहाँ पर आपसे कोलंबो प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि कोलंबो प्रक्रिया का संबंध किससे है। आपके ऑप्शंस हैं क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस, इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट्स, लेबर माइग्रेशन या फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। अभी हाल ही में भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है, इसलिए ये काफी चर्चा में रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये संबंधित है लेबर माइग्रेशन से, जिसे हम श्रमिक प्रवास कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, द कोलंबो प्रोसेस इज अ रीजनल कंसल्टेटिव फोरम कंप्राइजिंग 12 मेंबर स्टेट्स फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया दैट आर कंट्रीज ऑफ ओरिजिन फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 2003 में इन कोलंबो, श्रीलंका। So the founding members were Bangladesh, China, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, and Vietnam. It provides a non-binding platform for the member states to engage in dialogue and cooperation on labor migration issues of common interest. इसके साथ ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट as the secretariat, and recently India assumed the chair of Colombo process for 2024 to 2026 for the first time since its inception. तो पहली बार है जब भारत इसका अध्यक्ष बना है, जब से इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है उसके बाद से। और आप ध्यान रखेंगे कि इसको एस्टैब्लिश किया गया है 2003 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following is correct sequence of the positions in the Bay of Bengal from north to south? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण तक बंगाल की खाड़ी में उसकी जो स्थिति है उसका सही क्रम है। आपके ऑप्शंस हैं गल्फ ऑफ मन्नार, देन पाक स्ट्रेट, देन पाक वे,
सेकंड पाक स्ट्रेट, देन गल्फ ऑफ मन्नार, देन पाक वे। थर्ड है पाक स्ट्रेट, देन पाक वे, देन गल्फ ऑफ मन्नार, एंड द लास्ट वन पाक स्ट्रेट, सॉरी पाक वे, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहाँ पर आपको इसको अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ, और आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नॉर्थ में सबसे ऊपर है पाक स्ट्रेट, देन पाक वे, और सबसे नीचे है गल्फ ऑफ मन्नार। आप यहाँ देख सकते हैं पाक स्ट्रेट, देन पाक वे, और यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है। पाक स्ट्रेट की बात करें तो पाक स्टेट इज अ स्टेट बिटवीन द तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड द जाफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ द आइलैंड नेशन श्रीलंका। So it connects the Bay of Bengal in the northeast with the Parkway in the southwest. पार्कवे की बात करें तो ये एक सेमी इनक्लोज शैलो वाटर बॉडी है बिटवीन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका विद द वाटर डेप्थ मैक्सिमम ऑफ 13 मीटर। अगला है गल्फ ऑफ मन्नार। सो ये एक लार्ज शैलो वे फॉर्मिंग पार्ट है लक्षद्वीप सी का इन द Indian Ocean with an average depth of 5.8 meter, and it lies between the southeastern tip of India and the west coast of Sri Lanka. और ये कोरोमंडल तट जो है उससे लगा हुआ है ये। So the chain of low islands and reef known as Adams Bridge or Ram Setu, which includes Mannar Island, separates the Gulf of Mannar and the Parkway, which lies to the north between India and Sri Lanka. तो यहाँ इमेज में आप तीनों की स्थिति को देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which space startup launched the world's first rocket with a fully 3D printed engine? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने पूरी तरीके से 3D मुद्रित इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, अग्निकुल कॉस्मोस या फिर इसरो। आपको बताना है कि कौन सी स्टार्टअप कंपनी ने ऐसा किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। आप यहां देख सकते हैं अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक चेन्नई में स्थित स्पेस स्टार्टअप है, सक्सेसफुली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर विद अ सिंगल पीस 3D printed engine. So it is also India's first semi-cryogenic engine powered rocket launched and the world's first single piece 3D printed engine designed and built indigenously. So according to the startup, the key purpose of this mission is to serve as a test flight to demonstrate in-house and homegrown technologies, gather crucial flight data and ensure optimal functioning of the systems for Agnikul's orbital launch vehicle, जिसका नाम है अग्निबाण। तो आप ध्यान रखेंगे 3D प्रिंटेड जो इंजन लॉन्च किया है फर्स्ट रॉकेट, वो किया है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country has developed the world's first wooden satellite? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने विकसित किया है। आपके ऑप्शंस हैं चाइना, यूएसए, जापान या फिर जर्मनी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यह किया है जापान ने। आप यहां देख सकते हैं So LignoSat, a tiny 10 centimeter wooden satellite crafted from the magnolia wood, a wooden satellite crafted from magnolia wood to combat space debris, is being launched by Japanese researchers in September 2024 on a SpaceX rocket from the Kennedy Space Center. So LignoSat नाम से ये एक wooden satellite बनाई जा रही है जापान के द्वारा। The satellite is a collaborative effort between Kyoto University and the logging company Sumitomo Forestry, with the development beginning in April 2020.
मैग्नोलिया वुड की बात करें तो मैग्नोलिया वुड was selected for its strength and workability after space exposure tests were conducted on the cherry, beech and magnolia wood chips. So एक एक्सपेरिमेंट के बाद ये डिसाइड किया गया कि इस सैटेलाइट का जो निर्माण है वो मैग्नोलिया वुड से किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नियर विच सिटी इज रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क? आपसे पूछा जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बना रही है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर या फिर चेन्नई। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा जो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है चेन्नई में। आप यहाँ देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज इज बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नियर चेन्नई स्पेशली एट मापेदू इन तिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट। So construction is set to begin in June 2024 after overcoming initial setbacks related to connectivity and other issues. The project was awarded to Reliance in 2022. The Prime Minister Narendra Modi laying the foundation stone on 26th of May 2020. So इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 2022 में ही रख दिया गया है। The park aims to provide efficient cargo handling, intermodal transfer, and value-added logistics services. And the park will serve secondary market clusters in Ranipet, Ambur, Tripur, and Bengaluru, supporting industries like leather, automobiles, and heavy machineries. तो आप ध्यान रखेंगे भारत का जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है उसका निर्माण चेन्नई में किया जा रहा है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।